चलिए भाई लोग, ऑल सेटल, सबके असेंशियल काम हो गए? गुड। नहीं बस ठीक है, आपने डिटेल नहीं बतानी है। गुड, चलिए लेट्स स्टार्ट। आप लोग लास्ट टाइम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट एसबीसी के अंदर अपन ने अभी तक सिर्फ एक वर्सेटाइली टाइप्स ऑफ कंपनी की बात कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने लिमिटेड, अनलिमिटेड, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, इनके बारे में बात कर ली थी। आज अपन ने आगे बढ़ना है और उस डायग्राम को आगे बढ़ाना है। लेट्स सी, अपन ने उस डायग्राम में आगे क्या पढ़ा था। अब है ना, इफ यू रिमेंबर, अपन ने लास्ट डिस्कशन किया था कि कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे 3 तरीके से बांटा जा सकता है। कौन से तरीके थे वो? पहला, चार्टर कंपनी। चार्टर कंपनीज इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं क्या? नहीं करती हैं। सेकेंड, रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है? विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी कंपनीज। व्हाट इज स्टैट्यूटरी कंपनीज? कोई स्पेशल एक्ट में से वो कंपनी बनी हो, दैट इज अ स्टैट्यूटरी कंपनी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अप, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में अपन ने 2 तरीके की लाइबिलिटी पढ़ी, लिमिटेड, अनलिमिटेड। व्हाट इज लिमिटेड? आपने कहा लिमिटेड बाय शेयर्स। द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। मार्केट वैल्यू से फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया। अनलिमिटेड में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाई वुड आई इन्वेस्ट इन एन अनलिमिटेड कंपनी व्हेन आई नो कि आज चाहे मुझे कितना भी रिटर्न मिल जाए, अगर ये कंपनी बर्बाद हो गई तो मेरा घर बिकवा देगी। एनीवन? मैंने एक शेयर खरीदा तब भी प्रोपोर्शनली। चुप रहने, जिन लोगों को मैंने पहले आंसर दे दिया उन्हें नहीं देना, जिनके पास नहीं है आपने उनको ट्राई करने दो। यस, बाकी सब लोग ऐसे एक्ट मत करो, हमें पता है, आने आता था मुझे। यस, व्हाट डू यू से? बाबा, चूरन बाबा, क्या कहते हैं आप? नहीं? ओके, चल एक काम करता हूं, तू एक काम कर, तू यस एकेडमी की ओनरशिप ले, तेरे को ना 25 एडवांटेज देता हूं। पर कल अगर हम नहीं चल पाए ना तो तेरा घर, गाड़ी, बंगला, मतलब जोरू छोड़ के सब कुछ जाएगा। ठीक है? जोरू मंजे बीवी, आ जाइए वापस से। चलेगा क्या? तू कितने भी एडवांटेज दे दे, पर जब बात आएगी कि मेरी जमीन जायदाद सब जा सकती है, मैं नहीं आने वाला। तो व्हाई वुड दिस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट? दिस साइड? नोप, नोप। यस, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेगा कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। कौन आएगा भाई? अबे वो इन्वेस्टर्स नहीं है तो तेरे क्रेडिटर्स अट्रैक्ट होंगे ना। मैं बोल रहा हूं बीइंग इन्वेस्टर, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं? क्रेडिटर तो बहुत खुश है, तुमको लोन पे लोन देगा। अरे समझ गए, पर हम क्यों पैसा दें? हम पागल हैं क्या? हम हमारी बात कर रहे हैं, हम शेयर होल्डर्स हैं। हुआ भी शेयर होल्डर्स? नो वन? यस प्लीज रोहित, गो अहेड। दैट्स द आंसर। अनलिमिटेड कंपनीज को कंपल्शन है और ये लोग करवाते ही हैं क्या? खुद के इंश्योरेंस। 500 करोड़, 1000 करोड़ का इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। तो ऑन द कॉन्ट्ररी कहने के लिए अनलिमिटेड है, पर उल्टा ही तुम्हारे लिए ज्यादा सेफ है। कल अगर कंपनी लॉसेस में जाके बर्बाद होती है तो कौन सारा पैसा देता है? इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे देते हैं। उल्टा तुम लोग नहीं डूबते। तो अनलिमिटेड है ना, हमेशा से स्टार्टिंग से आपके सामने एक ऐसी पिक्चराइजेशन लाई गई है कि अनलिमिटेड मतलब तुम्हारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी ज्यादा सिक्योर्ड होती है। इसीलिए इसका एक और फायदा होता है, क्योंकि क्रेडिटर्स भी इस पे ज्यादा विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स के सामने कंपनी इंश्योर्ड भी है, क्रेडिटर्स के सामने पीछे बहुत सारे लोग भी खड़े हैं कि इंश्योरेंस भी कम पड़ गया तो हम इनके घर जायदाद बेच देंगे। हाउएवर हम क्या करते हैं, जब इंश्योरेंस करवा रहे होते हैं ना, तो देखो अब है ना, मैं आपको थोड़ी आगे की बात बताने जा रहा हूं। हजम हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर ये बात कुछ दिन में समझ आएगी कि मैंने क्या बोला। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक पावर देते हैं कि आप कितने तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, और वो पावर कितना होता है? जितनी हमारी ऑथराइज कैपिटल और फ्री रिजर्व्स होता है। मतलब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहते हैं कि जितनी कंपनी के पास पैसा है उतना ही ट्रांजैक्शन तुम आगे लोगों के साथ कर सकते हो, या फिर उल्टा उससे कम। पर कभी भी ये पावर ऐसा नहीं होगा कि ऑथराइज कैपिटल को भी सरपास कर जाओ, हमारी इशूड कैपिटल को भी सरपास कर, आई एम सो सॉरी, मैंने ऑथराइज बोल दिया, इशूड कैपिटल, आई एम सो सॉरी, आपकी इशूड कैपिटल को भी सरपास कर जाओ। अब इस जगह पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पावर रेस्ट्रिक्ट किया, वो क्यों किया है? क्योंकि इशूड कैपिटल एक लिमिटेड नंबर होगा, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़। डायरेक्टर्स का पावर भी कितने ट्रांजैक्शन तक का है? 100 करोड़ तक का। इंश्योरेंस भी उतना ही ले लो ना, तो मैक्सिमम लॉस भी कितना होगा? आपकी कैपिटल जितना। तो ऑन द कॉन्ट्ररी कल अगर लॉस हो भी गया तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा इसे बेयर करके तुमको फ्री कर देगी, और मेंबर्स को उनके पूरे के पूरे पैसे भी वापस मिल जाएंगे जितना उन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया था। सो रादर ये ज्यादा सेफ कंपनी होती है जिसमें अपने को टेंशन नहीं होती है।
मेक सेंस? सर डायरेक्टर ने 100 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर दिया तो उसकी लाइबिलिटी है, तुम्हारी नहीं है, कंपनी की नहीं है, उसने गलत किया है तो तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। तुम तब लाइबल होते हो जब जेन्युइनली कंपनी ने लॉस खाया हो, किसी के फ्रॉड की वजह से खाया, अपने ऊपर लाइबिलिटी नहीं आती है। मेक सेंस टू दिस? यस पराग? नहीं देख, अब बात क्या होती है, वरना तेरे पास मेंबर नहीं आएंगे। टू अट्रैक्ट इन द प्रोस्पेक्टस इंश्योरेंस बिकम्स कंपलसरी। सो अगर मैं बात करूं एज अ प्रैक्टिस दिस इज इंपॉर्टेंट एंड होता ही है, हाउएवर कंपलसरी नहीं, कहीं बोला नहीं है, पर अगर तुमने इंश्योरेंस नहीं करा, इन्वेस्टर नहीं आएगा। इन्वेस्टर देखने ही एक चीज वाला है, हाउ मच इंश्योरेंस इज डन एज पर योर पेड अप कैपिटल। ऑब्वियसली जरूरी है कि कंपनी स्टार्ट होती लॉस में खा जाके बंद हो जाएगी। ऐसे तो तेरा लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं करना चाहिए, कल मर गया तो। इंश्योरेंस कंपनी इज ऑल अबाउट मेकिंग गुड द लॉस। सो ये उनका दुकान है, ये उनका बिजनेस है। तू ये पूछ रहा है कि यस अकेडमी सीएस क्यों नहीं पढ़ाएगी? वो तो पढ़ाएगी ना, हमारा काम है, बात खत्म हो गई इधर। द सेम इंश्योरेंस कंपनी का काम ही आपके रिस्क को सिक्योर करना। मैं किसी दिन अपन लोग जब बोर हो रहे बहुत ज्यादा, मैं तुमको इंश्योरेंस कंपनी का एवोल्यूशन बताऊंगा, यूके यूएस में कैसे आया था, कहां से स्टार्ट हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था सब कुछ शिप इंडस्ट्री के साथ, तुमको कभी आराम से बताऊंगा कि कैसे बना था। अभी के लिए हाल फिलहाल इट्स नॉट इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट। कमिंग बैक, अब अपनी लाइब्रेरी तक का सेक्शन क्लियर है। नाउ लेट्स गो टू कंट्रोल। नाउ व्हेन वी आर सेइंग कंट्रोल, कंट्रोल में आपने 4 तरीके देखे, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। ये आपने अपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा होगा। लेट्स सी, जब आप बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की, व्हाट डू यू मीन बाय अ गवर्नमेंट कंपनी? सर ऐसी कंपनी जिसमें मोर देन 50% ऑफ द स्टेक इज विद द गवर्नमेंट कंपनी, जिसको तुम 51 कहते हो। मैंने तुमको फाउंडेशन में भी प्रूव करके दिखाया था दैट मोर देन 50 अमाउंट्स टू 51%। तो तुम 51 बोल लो या मोर देन 50 बोल लो। आई गिव यू अ वेरी नॉर्मल एग्जांपल, प्लीज डोंट बी सो स्ट्रिंजेंट एंड रिजिड टू दिस। सिर्फ एक बात समझना, आई एम अ कंपनी इन विच मोर देन 50% ऑफ द शेयर्स आर विद द गवर्नमेंट। कल अगर कोई भी डिसीजन लोगे, अगर उनके पास 50.3% शेयर्स भी हुए तो किसकी चलेगी? गवर्नमेंट की चलेगी। इसीलिए आई यूज अ बेटर टर्म विच आप यूनानिमसली कहीं भी यूज कर सकते हैं, मोर देन 50% ऑफ द स्टेक। हाउएवर 51% इज नो रॉन्ग, आप बिल्कुल 51 भी यूज करिए। अगर आप एक्ट के बैर एक्ट सेक्शन में भी जाएंगे तो सेक्शन 51% रिप्रेजेंट करता है, बट मोर देन 50% इज नॉट रॉन्ग। आप कभी भी चाहे तो इसे लिख सकते हैं। कमिंग बैक टू वेयर वी वर, अगर एक कंपनी के अंदर मोर देन 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग किसकी है? गवर्नमेंट की है। कौन सी गवर्नमेंट की? सर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, या दोनों की मिलके हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मोर देन 50% ऑफ द कंट्रोल गवर्नमेंट का है, मतलब वो कंपनी कहलाएगी गवर्नमेंट। सो आई एम जस्ट मेकिंग इट, आई मेक यू राइट। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी, आप प्लीज उसमें लिख लीजिए पहले एनी कंपनी in which more than, अच्छा बहुत सारे बच्चे, अच्छा एटलीस्ट मैं नहीं जानता था मेरे इनिशियल टाइम्स में, इसलिए मैं खाली बताता हूं आपको। देन और दैन में फर्क पता है ना एवरीवन? स्टिल एक बार के लिए क्लियर कर देता हूं, आप जब भी दैन बोलते हो मतलब THAN, दिस इज कंपैरिजन। जब आप देन बोलते हो THEN, हम सिर्फ एक बात में आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ देन में आगे। जब कंपैरिजन दैन, देन वी ऑल वेंट टू हेयर। तो अब यहां पे सिर्फ एक कहानी बता रहा था तो मैंने THEN यूज किया। चिराग इज बेटर देन डैश, तो यहां पे जो दैन लगा, दिस इज कंपैरिजन। कमिंग बैक, एनी कंपनी इन विच मोर देन 50%, अच्छा आप चाहिए ना, आप एक्ट के हिसाब से 51% भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन विच मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेम वापस से ये लाइन पूरी लिखो, मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। फर्क समझ में आ गया? सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज किया, रेस्ट एवरीथिंग बिकम्स सेम। थर्ड, इन विच मोर देन 50% of the share capital is held by central government and state government cumulatively. Central government and state government cumulatively.
आप क्यूमुलेटिवली को जॉइंटली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। श्योर? ओके, सो गवर्नमेंट कंपनी इज क्लियर। वी आर गोइंग नेक्स्ट टू होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी समझने के लिए आपको 3 पॉइंट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो होल्डिंग और सब्सिडरी साथ में आता है। श्योर है? हैज एनीवन लर्न्ड होल्डिंग सब्सिडरी बिफोर? पहले पढ़ा हुआ आपने, क्या होता है बता दो। अब देखो, होल्डिंग कंपनी को इन लोगों ने समझाने की मेहनत ही नहीं करी है। अब बात समझिए, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी है तो कंपनीज ही, ये सिर्फ स्टेटस गिवन टू अ कंपनी, ये सिर्फ एक स्टेटस है, तो ये कोई डिफरेंट टाइप नहीं है। दिस इज स्टेटअप और अ टाइप ऑफ कंपनी जब हम लोग स्टेटस की बात करते हैं। तो अब स्टेटस में प्लीज बात समझिएगा। लेट्स सपोज दैट टाटा लिमिटेड acquired shares in जैगवार। मैं आगे मतलब ऐसे फोर्ड वोर्ड के अंदर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ जैगवार की बात कर रहा हूं, अपने को समझाना क्या है इसीलिए, तो मैं ज्यादा उसकी टेक्निकल कंपनी की पेरेंट नाम नहीं लिख रहा हूं। टाटा लिमिटेड ने जैगवार के अंदर शेयर्स अक्वायर किए। टाटा लिमिटेड ने जैगवार के अंदर शेयर्स अप्लाई किए। अच्छा, एक सेकेंड, अभी तक मैं कोई टेक ओवर, मर्जर, अमलगमेशन कुछ बात नहीं कर रहा, आप सिर्फ इस क्वेश्चन, इस पॉइंट को समझना। टाटा लिमिटेड ने जैगवार के अंदर शेयर्स अक्वायर किए विच आर मोर देन 50%। ऐसे केस में क्या टाटा जैगवार के ऊपर पावर एक्सरसाइज कर पाएगा? यस, बहुत सारे पावर्स एक्सरसाइज कर पाएगा, जैसे कि उनके डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, उनके डायरेक्टर्स को निकाल देना, मीटिंग कॉल करना, या फिर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो किसी को हटा देना। ये बहुत सारी चीज़ें पावर एंटायरली टाटा लिमिटेड के पास आ गई हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं टाटा लिमिटेड एक तरीके से आज क्या बन गया है? होल्डिंग कंपनी बन गया है। श्योर है? अच्छा ठीक है। अच्छा, क्या टाटा चाहे तो आज एक और कंपनी, लेट्स सपोज डंजो, इसको भी टेक ओवर कर सकता है? कर सकता है। मतलब क्या करना पड़ेगा इसमें? मोर देन 50% ऑफ द स्टेक लेना पड़ेगा। तो टाटा डंजो की भी अब क्या बन गया? होल्डिंग बन गया है। अच्छा एक सेकेंड ना, डंजो के साथ अपन आगे बढ़े। टाटा ने जोमैटो भी टेक ओवर कर लिया, तो मोर देन 50%। अभी शॉर्ट टिल नाउ दैट्स डाउनराइट इन्वेस्टमेंट, डाउन स्टेपिंग इन्वेस्टमेंट का, और मेकिंग समवन सब्सिडरी कोई रूल नहीं है। दैट्स एक कंपनी अपनी सब्सिडरीज के साथ कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती है, अप टू 2 लेयर्स, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पर वो ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे तो अपन सिर्फ सब्सिडरीज ले रहे हैं ना, मैं कितनी भी कंपनीज अक्वायर कर सकता हूँ, मेरे को कंपनी अक्वायर करने से आप थोड़ी रोकोगे। कमिंग बैक टाटा, बट आप जो कह रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट का है, आएगा अपने एसबीसी में भी है, पढ़ेंगे अपन। टाटा लिमिटेड अक्वायर कर रहा है जैगवार, टाटा लिमिटेड अक्वायर कर रहा है डंजो, टाटा लिमिटेड अक्वायर कर रहा है जोमैटो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तीनों अलग अलग सेगमेंट अगर आप नोटिस करो तो तीनों का एक दूसरे से कोई लेना नहीं। जोमैटो फूड डिलीवरी, डंजो खाली पिकअप करके आपके घर पे ड्रॉप करना, आपका पर्सनल नौकर है। जैगवार कार्स, अलग अलग साइड है, पर इन सब की जैगवार क्या है? होल्डिंग। तो अब हमने एक्ट से पूछा कि क्या आप डिफाइन कर सकते हैं कि होल्डिंग कंपनी क्या होता है? तो इसने बोला होल्डिंग कंपनी का मतलब है जिसकी सब्सिडरीज होती हैं, खत्म। उसने और कोई डेफिनेशन ही नहीं दी, उसने कहा जिसकी सब्सिडरी या सब्सिडरीज होती हैं वो होल्डिंग है। हमने कहा थैंक यू इतनी मदद करने के लिए। तो हमने पूछा सब्सिडरीज क्या है, तो यहां सब्सिडरीज को समझाया गया। तो आप जब सब्सिडरी समझेंगे तो ऑटोमेटिकली होल्डिंग क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सी सब्सिडरीज किसने इसने क्या बोला। अब है ना, मैं सब्सिडरीज के लिए 3 रूल लिख रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं ये लिख के, तुमने होल्डिंग सब्सिडरी पहले पढ़ा है, पर इन पॉइंट्स के बीच में कुछ हेडलाइन डिफरेंसेस हैं जिसके लॉजिक मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं देते। सिंस आप लोग विकास सर के स्टूडेंट्स हैं तो आई एम अज्यूम कि आपके पास होंगे, हाउएवर मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के पास नहीं होते हैं। अभी दिखाता हूं। अब जब आप सब्सिडरी कंपनी की बात करते हो तो सब्सिडरी कंपनी के अंदर 3 रूल्स है। पहला, एनीवन रिमेंबर्स? थैंक यू फॉर दैट रिमेंबरिंग। सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी ऑफ विच more than 50% of the share capital has been acquired by any company. First point क्या है? जब more than 50% of the capital of this company has been acquired by any company. In such a case,
जिस कंपनी के 50% शेयर बिक गए वो क्या हो जाएगी? सब्सिडरी। और जिस कंपनी ने इसके 50% शेयर खरीद लिए वो क्या हो जाएगी? होल्डिंग। मेक सेंस? ठीक है, ये पहली कंडीशन है। अब सेकंड, किसी को याद है सेकंड कंडीशन क्या थी? ठीक है, नहीं, कंट्रोल द बोर्ड नहीं है, उसमें बोला गया है एनी कंपनी इन विच यू हैव द कंट्रोल ओवर दैट कंपनी। फिर कंट्रोल को अपन एक्सप्लेन करते हैं एकदम। ठीक है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? सो नाउ फर्स्ट पॉइंट था मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल हैज बीन अक्वायर्ड बाय एनी अदर कंपनी। सेकंड, एनी अदर कंपनी has the control over this company, has the control over this company। कंट्रोल जो यहां पे मैंने वर्ड लिखा है ना, दैट मीन्स द पावर टू अपॉइंट और रिमूव majority of the directors। श्योर? बोलो, कोई डाउट नहीं है? अब मेरा सवाल, आप सब ने बेसिक कंपनी लॉ पढ़ा है। हु अपॉइंट्स द डायरेक्टर्स? शेयर होल्डर्स। वेयर डू दे अपॉइंट? एजीएम के अंदर कंपनी नाम प्रपोज करती है, आप उनका अपॉइंटमेंट या रिमूवल करते हैं। अग्री? यू ऑल अग्री टू दिस? अच्छा, नाउ माय क्वेश्चन टू दिस कम्स इन, मैंने इससे कि आप अक्वायर करके 50% शेयर्स ले रहे हो, तो 50% शेयर्स लोगे क्या तब भी आपके पास मेजॉरिटी शेयर्स हैं तब भी आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट और रिमूवल कर सकते हो, क्योंकि वोट तो आप ही करोगे एजीएम में जाके। और कंट्रोल का मतलब भी है पावर टू अपॉइंट और रिमूव द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये दो पॉइंट अलग अलग इंग्लिश में लिख के आप हमारे सामने क्या मखौल क्रिएट कर रहे हो? प्लीज गिव मी एन एग्जांपल लाइक दिस। Cyrus Mistry is a case of oppression, where Cyrus Mistry filed a case against NCLT that Ratan Tata, because of his shareholding, is having undue influence and is not letting the minority stakeholders have a representation on the board. NCLT saying that yes, you are a minority stakeholder and you have a right to say. Ratan Tata, though being a majority shareholder, cannot disturb the composition. You are right. However, Ratan Tata did had shares that time. समझा नहीं? तो क्वेश्चन ट्रस्ट के ऊपर नहीं था उस टाइम पे, जो पहली लड़ाई हुई थी। अगर तू लड़ाई का इनिशिएशन देखेगा तो साइरस का कहना था कि रतन टाटा जाने के बाद भी बोर्ड में आके बोर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, एज अ शेयर होल्डर नहीं, वो वापस से बोर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसपे साइरस को निकाल दिया गया। तो वो बोला निकाला कैसे? तुमने मेरे को निकाला कैसे? निकालने पे लड़ाई थी, जिसमें ये सब जजमेंट आया। और एनसीएलटी ने इसको फेवर करते हुए बोला कि नहीं, आपका जो रिमूवल था बिल्कुल गलत था, ऑपरेशन है। उसने तो यही बोला था कि मैं भी स्टेक होल्डर हूं, आपने मेरे को निकाला कैसे? एनसीएलटी के सामने जाके, और हार गया था पहले। फिर एनसीएलटी का फाइनल ऑर्डर है जो तुम्हारे फेवर में आ गया वापस से। बट स्टिल कंट्रोल का कोई और रीजन नहीं। रुक, तू पहले बताया ना, तो तू मत खेल। हाँ, एनीवन एल्स? मोर। इसका होल एंड सोल एक ही रीजन है, बिकॉज कंपनी लॉ के अंदर मल्टीपल टाइप की कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर तुम पहला वाला पॉइंट देखो तो वो सिर्फ शेयर कैपिटल वाली कंपनीज को इंक्लूड कर रहा है। वी से मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। व्हाट इफ दैट द कंपनी डू नॉट हैव एनी शेयर कैपिटल? अब कैसे अक्वायर करोगे? इसीलिए सेकेंड वर्ड फिर से बोला गया, कंट्रोल। समझा? कंट्रोल पर आ, कंट्रोल। सुन, अब एनी अदर कंपनी हैज द कंट्रोल ओवर दिस कंपनी। सो कंट्रोल वर्ड क्यों यूज किया गया और सेकंड पॉइंट क्यों बनाया गया? क्योंकि ये आपके सामने सिग्निफाई करना चाह रहा था दैट देयर कैन बी अ कंपनी विच इज अ गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन में, व्हाट इज गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल? ऐसी कंपनी जो स्टार्टिंग में अपने मेंबर से पैसा लेती नहीं है, ऐसी कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल होती नहीं है। वो कंपनी का सिर्फ एक ही काम है,
आई एम रिपीटिंग, वो कंपनी का सिर्फ एक ही काम है, और वो काम क्या है? सिर्फ आपसे गारंटी लेके रखना, और गारंटी वाला पेमेंट आप स्टार्टिंग में नहीं करते हो। गारंटी का पेमेंट जब कंपनी वाइंड अप में चली जाती है तब किया जाता है। ऐसी कंपनीज को इस एम्बिट में लाने के लिए आपने एनी अदर कंपनी हैज द कंट्रोल ओवर दिस कंपनी लाइन को यूज किया। आप समझा? हाँ जी। इसी पे तो केस हारा वो कि गलत कर रहा है, नहीं कर सकता। उसका स्टेक और शेयर्स के ऊपर बात नहीं चल रही थी, उसके रिटायरमेंट के बाद बोर्ड के इन्फ्लुएंस करने की लड़ाई चल रही थी। मतलब हम ये नहीं लड़ रहे थे कि तू स्टेक के हिसाब से आ रहा है, कुछ कर रहा है। हम कह रहे थे वंस यू हैव रिटायर्ड, आपने अपने शेयर्स हटा दिए, आप साइड हो गए। अब सवाल क्या उठ रहा है? आप स्टिल बोर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, एंड द बोर्ड शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड वंस यू बीन लेफ्ट फ्रॉम द कंपनी एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन वॉट कैपेसिटी यू आर इन्फ्लुएंसिंग द बोर्ड? हम कह रहे हैं हमको नैनो बंद करनी है, आप कह रहे हो नहीं करनी। क्यों? आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम में नहीं हो, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है कि टाटा के लिए अब क्या बेटर है। हम एक्सपर्ट मैनेजमेंट है, आप शेयर होल्डर की पोजीशन पे बाहर खड़े रहो। आप बोर्ड को क्यों इन्फ्लुएंस कर रहे हो आके उसके डिसीजन मेकिंग में? लड़ाई यहां से शुरू हुई। तो मैं लड़ाई का बेसिस बता रहा हूं कि लड़ क्यों रहे थे लोग एक दूसरे से, क्योंकि ये जाने के बाद भी बोर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा था, कंट्रोल नहीं, इन्फ्लुएंस कर रहा था। लड़ाई यहां से थी, फिर कंट्रोलिंग पे आए, और फिर ये लड़ाई बढ़ के कंट्रोलिंग पे गई कि अब तो आप मेजॉरिटी स्टेक होल्डर भी नहीं हो। तो आपने क्या किया? आपने ट्रस्ट को भी गाइड कर दिया, सबको गाइड कर दिया और बोला कि करो। तो हुआ क्या? प्रैक्टिकली तुमने अपने शेयर्स ट्रस्ट को दिए, ट्रस्ट के थ्रू ये वाला राइट एक्सरसाइज किया ताकि तुम्हारा नाम ना है, और फिर ये लड़ाई एनसीएलटी के सामने गई कि नहीं, इन लोगों ने कंट्रोल भी गलत किया। मतलब फाइट स्टार्टेड विद इन्फ्लुएंसिंग द बोर्ड। चलिए लास्ट लाइन जो इसके अंदर है, जो सब्सिडरी बनने का तरीका होता है बाय फॉर्मिंग लेयर्स। बाय फॉर्मिंग लेयर्स, एनीवन नोज दिस? बाय फॉर्मिंग लेयर्स का मतलब याद है? बताइए। बहुत ही बढ़िया। टाटा लिमिटेड इज द होल्डिंग ऑफ जैगुआर, जैगुआर इज द होल्डिंग ऑफ फोर्ड, फोर्ड इज द होल्डिंग ऑफ मारुति सुजुकी। इन सच अ केस, टाटा इज द होल्डिंग ऑफ जैगुआर, टाटा इज द होल्डिंग ऑफ फोर्ड, एंड टाटा इज ऑल्सो द होल्डिंग ऑफ मारुति सुजुकी। दिस इज कॉल्ड बाय फॉर्मिंग लेयर्स। मैं आपकी होल्डिंग हूं, आप इनकी होल्डिंग हो, और ये इनके होल्डर है। सो प्रैक्टिकली मैं आप पे कंट्रोल कर सकता हूं। मैं आपको बोलूंगा कि इसको बोल, ये करना है, तो आप बोलोगे ही बोलोगे। तो इनडायरेक्टली मैं उसको भी कंट्रोल कर रहा हूं। मैं अगर आपको बोलूंगा, आप इसको बोलोगे, तो ये आगे वाले को बोलेगा। तो प्रैक्टिकली चल किसकी रही है? सिर्फ मेरी चल रही है। तो इसीलिए मैं खुद को बोल रहा हूं कि अगर मेरी सब्सिडरी की भी कोई सब्सिडरी है तो वो भी मेरी ही सब्सिडरी है। क्यों? क्योंकि उसमें भी कंट्रोल मैं ही एक्सचेंज करूंगा। श्योर। अच्छा, होल्डिंग कंपनी मतलब क्या? जिसकी क्या है? सब्सिडरीज हैं बहुत सारी। अच्छा, सब्सिडरी मतलब क्या? तीन चीजें, इन विच more than 50% of the share capital is been acquired by some other company, in which control is been exercised by some other company, and third by forming layers, ये सब्सिडरी बनती है। श्योर इनफ? ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीजें मैंने तुमको पढ़ाई ना, ये अपनी इस नोट्स में वापस से नहीं आएंगी। ठीक है, इन डिटेल बहुत ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं अपन। ये इसीलिए मैं तुमको पर्पसफुली अलग से बता रहा हूं क्योंकि मॉड्यूल का पार्ट नहीं है अपने, मैंने नोट्स में ऐड किया है पर बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है। पर एसबीसी के इस चैप्टर से आगे बढ़ने के लिए इन सब का ब्रीफ आइडिया होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आगे चल के जब मैं होल्डिंग सब्सिडरी यूज करूं तो आपको इन नाम से कनेक्ट होना बहुत ईजी हो। सो ये रटने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नॉलेज बेस तैयार करने के लिए। एसबीसी बहुत छोटा है, जल्दी निकलता है, पर इसकी नॉलेज बेस पूरी तैयार कर लो, एक भी छोटा सा फ्लॉ न रहे। कमिंग बैक, एसोसिएट कंपनी क्या होता है? 90%? क्या 20%? सर, अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के अंदर मोर देन 20% ऑफ द शेयर कैपिटल अक्वायर कर लिया तो ये दोनों कंपनीज एक दूसरे की क्या बन जाएंगी? एसोसिएट बन जाएंगी। वेरी गुड। यहां तो ठीक है, पर एसोसिएट कंपनी बोल के क्या प्राप्त कर लोगे? ठीक है, एसोसिएट तो बन गई, ये तो हर किसी को बताया यार 20% पे। फायदा क्या है? तो जूता खाएगा अगर एक बार तो और इन्फ्लुएंस बोला ना। हाँ, वाई वुड आई रिकग्नाइज 20%? ठीक है ना, रिकग्नाइज करना है सब्सिडरी पे करो, मजा तो आ रहा है कंट्रोल का। 20% पे एसोसिएट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, क्या फायदा डिक्लेयर करके? एनीवन लगा ले जोर। स्पेशल रेजोल्यूशन भी रोक नहीं सकते तुम, 75% होता है। यू ऑल रिमेंबर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब 50% एंड अबव, स्पेशल मतलब 75% एंड अबव।
एसोसिएट कितने पे बन रहा है? 20 पे बन रहा है। तुम तो स्पेशल रेजोल्यूशन को भी रोक नहीं सकते, स्पेशल भी पास हो जाएगा। तो क्यों इतना हैवी कंसेप्ट रिकॉग्नाइज कर रहे हो? क्यों बच्चों को बर्डन अप कर रहे हो? नेवर थॉट ऑफ दिस? नेवर। चलो ठीक है, लेट मी मेक इट क्लियर। एसोसिएट कंपनी को रिकॉग्नाइज करने का सबसे बड़ा रीजन होता है आरपीटी। आरपीटी क्या होता है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है? कंपनी के अंदर 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। आज मैंने बोला, प्रपोज किया है कि कंपनी को नया कंस्ट्रक्शन करवाना है। मेरा सगा बड़ा भाई कॉन्ट्रैक्टर है और मैंने उसका नाम प्रपोज किया है कि इसको भी कंसिडर करना। अब अगर तुमने इस मीटिंग में मुझसे वोट कराया तो मेरा वोट कहां जाएगा? भाई को ही जाएगा। कंपनी ने बोला शायद तू कंपनी का इंटरेस्ट ना देखे, और तू किसका इंटरेस्ट देखेगा? तेरा और तेरे भाई का। इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को तू खुद कंपनी को डिस्क्लोज कर कि जिसके बारे में तू वोट करने जा रहा है वो कौन है? तेरा भाई है, और तू उसी टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा मीटिंग में वोट करने से, ताकि सिर्फ वो लोग जो तेरे भाई में और तुझ में इंटरेस्टेड नहीं है वही वोट करें, क्योंकि द बोर्ड शुड वर्क देयर इंडिपेंडेंस ड्यू डिलिजेंस। रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या हुआ? सर जब कभी भी हम कंपनी में इंटरेस्टेड हो जाते हैं हम उसको वोट नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि कंपनी में जब आपको लाया गया था हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इंडिपेंडेंट फंक्शन करेंगे कंपनी के बेनिफिट के लिए। अच्छा एक सेकेंड, सर तो इसके भाई का प्रपोजल ही कैंसिल कर दो ना। व्हाट इफ इसका भाई सच में बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हुआ? कंपनी बोल रही है, हम ये नहीं बोल रहे कि तेरा भाई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो सकता, हम ये बोल रहे हैं कि इस केस में तू नॉन इंटरेस्टेड नहीं हो सकता, तू इंटरेस्टेड है, और अगर तूने यहां पे वोट किया तो तू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। बात समझ आई? अब इसीलिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के केस में जो भी बंदा इंटरेस्टेड होता है, हम उसको बोलते हैं आप वोट मत करो, और हम ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है ना इसको आर्म्स लेंथ डिफरेंस पे करते हैं। मतलब इसमें हम ज्यादा एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर्स करवाते हैं। क्या फाइनल हुआ, किस प्राइस पे फाइनल हुआ, बाकी लोगों की प्राइसेस क्या है, सारी चीजें डिस्क्लोज करवाते हैं आपसे। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड नहीं है पर रेगुलेटेड है। हम उसको ज्यादा अच्छे से देखते हैं, हमें डर लगता है कि कहीं तुम इसका गलत फायदा ना उठा लो। यहां तक सही है? अब जब एक कंपनी दूसरी कंपनी की एसोसिएट बन जाती है, हम कहते हैं भाई तुम दोनों ने एक दूसरे में 20% स्टेक ले लिया है, अब तुम कोशिश करोगे एक दूसरे को बेनिफिट करवाने के लिए। तो शायद तेरी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट तो निकाल के इसको दे देगा, और शायद इस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट निकाल के तुम इसको दे दोगे, और इस चक्कर में तुम लोग एक दूसरे का भला करना चालू कर दोगे, कंपनीज का भला भूल जाओगे। इसीलिए एक एसोसिएट कंपनी को क्या बोला जाता है कि आप दोनों एक दूसरे की क्या है? रिलेटेड पार्टी हो। और अगर एक एसोसिएट कंपनी और दूसरी एसोसिएट कंपनी के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है तो इसमें ज्यादा डिस्क्लोजर्स करवाए जाते हैं, मोर क्लीन डिस्क्लोजर्स होते हैं। और अगर इस कंपनी का डायरेक्टर इस कंपनी के बोर्ड पे है, या फिर इस कंपनी का डायरेक्टर उस कंपनी के बोर्ड पे है, तो उन लोगों को वोट करने का राइट नहीं मिलेगा। मेक सेंस कि क्यों एसोसिएट कंपनी जेन्युइनली तुम लोग पढ़ते हो? दैट्स द रीजन। सो प्लीज डू रिमेंबर, दिस कैन बी एन एज गुड एज अ ग्रेट क्वेश्चन फॉर योर इंटरव्यू। जब कभी आपसे पूछा जाए दैट यू हैव लर्नड एसोसिएट कंपनी, व्हाई डू यू रिकॉग्नाइज एसोसिएट? दिस इज बिकॉज ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। याद रहेगा? श्योर? कोई डाउट नहीं है? लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एसोसिएट बनते कैसे? 20%। याद रहेगा? क्यों बना के अपन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एसोसिएट? टू रेगुलेट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है क्या? नहीं, तो क्या है? रेगुलेटेड है। चलो आ जाइए नेक्स्ट। अच्छा, ये ओपीसी स्मॉल डॉर्मेंट निधि, इसमें से लास्ट टाइम पेपर में स्मॉल कंपनी पे क्वेश्चन आया था। हाँ जी, यू हैव अ डाउट? डाउट नहीं? हाँ जी, लास्ट टाइम इधर से स्मॉल कंपनी पे क्वेश्चन था। ठीक है, ये लेट्स सी। अच्छा, ये सब तो आपने पहले से बहुत बार पढ़ा होगा। ओपीसी क्या होता है, स्मॉल कंपनी क्या होता है, डॉर्मेंट क्या होता है, निधि क्या होता है? निधि नहीं पढ़ा आपने? ठीक है, निधि कंपनी मैं बता दूंगा, बाकी तीनों पढ़े हैं आपने। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अच्छा, प्लीज बता दीजिए मुझे एक बार जल्दी से, ओपीसी क्या होता है? थैंक यू। ये ना बताते तो मैं आज ये कंसेप्ट समझा ही ना पाता। अच्छा ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैं बता देता हूं आपको ना, बिल्कुल बेसिक। यस एग्जैक्टली, अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओपीसी आया जे ईरानी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। जे ईरानी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे
श्योर, फर्स्ट लाइन. नाउ व्हेन आई से कि ये जे ईरानी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आया है, तो ये क्यों आया था? रीजन, ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस वाज टू ब्रिंग द unorganized sector into organized sector. To bring the unorganized sector into organized sector / corporate sector. सही है. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपको उस दिन एक एग्जाम्पल दिया था, मुस्कान मैम को एक कोई जगह है वहां के लड्डू बहुत पसंद है, हग्गू के लड्डू. ठग्गू, पर गू तो है ना, मेन कांस्टेंट पकड़ो तुम, ठीक है ना. अब ऐसे नाम वाले लड्डू, मैम बोल रहे हैं कि सर आपको एक बार हग्गू के लड्डू खिलाएंगे. मैं कहा नहीं हो पाएगा हमसे. मैं कहा इस नाम से बू आई है मुझे, आप ही खाओ ये लड्डू, ठीक है. अब वो उनका कहना है कि अगर आप कहाँ, कोई एरिया भी बताया था क्या उन्होंने? कानपुर नहीं बोला. हब कानपुर पक्का, ठीक है. नाराज क्यों हो रही? कोई बात नहीं, ठीक है, कानपुर पकड़ लो भाई. तो कानपुर में भाई कोई है ठग्गू के लड्डू, ठीक है. मेरे को पता नहीं क्यों थोड़ा सा गु अच्छा नहीं लग रही वो, तो मैंने छोड़ दिया. मैं कहा मेरे को नहीं खाने भाई लड्डू. पर उनका कहना है कि पूरे कानपुर में वो वायरल है और कोई भी वहाँ जाता है तो वो मिठाई ज़रूर लेके आते हैं. ठीक, बहुत ही बढ़िया. अब हमारा कहना है कि ठग्गू अंकल वहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़बरदस्ती गू कर रहे हैं. बेटर है कि वो खुद को कन्वर्ट करे और एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में आए ताकि वो पूरे देश में गू कर पाए. ठीक है, एकदम मतलब देश में ठगू हो पाए. तो यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर कराने के लिए हमने उनको आइडिया दिया कि आप अभी के लिए कहाँ हो? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, सिर्फ एक सिटी स्टेट के अंदर सर्व कर रहे हो. पर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गए ना, आप पूरे देश में सर्व कर सकते हो और आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी. दैट्स द बेनिफिट फॉर यू ऑफ कन्वर्टिंग योर नॉर्मल बिजनेस शिफ्टिंग टू ऑर्गेनाइज सेक्टर. ये जे ईरानी का रिकमेंडेशन था कि आप लोग ऐसे ही ग्रो करोगे. और इसमें हमारी लालच क्या है? जितनी कंपनीज ग्रो करेंगी उतने ज़्यादा पैसा आप कमाओगे, जितना ज़्यादा पैसा आप कमाओगे उतनी मेरी इकोनॉमी एट लार्ज ग्रो करेगी. मेक सेंस? नो प्रॉब्लम. हाँ जी, चलो इसके आगे देखना. अब भाई इसने क्या बोला? वाई ओपीसी वॉज प्रपोज्ड. पहले एरर बताते हैं कि भाई पुराने लॉज और पुरानी कंपनीज में क्या दिक्कत थी. फर्स्ट प्रॉब्लम जो लोगों को आती थी, दीज वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड. व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय नॉर्मल पीपल? इनका कहना था कि कंपनी बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एंड इट इज वेरी हार्ड टू फॉर्म. सबसे पहली बात थी इट्स कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू फॉर्म. सेकेंड, कंट्रोल. इनका कहना था कि कंपनी बनते ही देयर इज ह्यूज डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल. देयर इज ह्यूज डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल. हमारे हाथ से पावर ही निकल जाता है. अभी तक ठग्गू अंकल उनकी मर्जी से जो चाहिए वो कर रहे थे, आप समझ गए होंगे. पर इसी जगह पे जब हम बात कर रहे हैं ठग्गू अंकल कंपनी बना लेंगे तो अब वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो नहीं कर सकते क्योंकि कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा. ठीक है भाई. और चीज क्या? कॉस्ट. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. तो 4 C's की बात थी इसमें: कॉम्प्लेक्स, कंट्रोल, कॉस्ट एंड कंप्लायंसेस. ठीक है. कंप्लायंसेस मतलब मैनी लॉज वर टू बी फॉलोड. ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है भाई. अभी 4 प्रॉब्लम्स आ रही थी कंपनी फॉर्म में: कॉम्प्लेक्स, कंट्रोल, कॉस्ट एंड कंप्लायंसेस. अब इसमें हम लोगों ने बोला कि इसी वजह से कोई इंसान कंपनी स्ट्रक्चर में आना पसंद नहीं कर रहा है. तो जे ईरानी के जो रिकमेंडेशंस थे उसने कोई नई फॉर्म ऑफ कंपनी नहीं दी. ये कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी. उन्होंने सिर्फ उसको इंडिया के हिसाब से हल्का सा टेलर्ड बेसिस पे रिन्यू किया और दे दिया. अब अपन पढ़ते हैं कि ओपीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है. इन्होंने कहा ठीक है, सॉल्यूशंस टू दिस. पहला, कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म.
आज के टाइम में ओपीसी इज द मोस्ट इजी स्ट्रक्चर टू बी फॉर्म्ड, उसका इनकॉर्पोरेशन सबसे इजी है। तो पहली चीज, ओपीसी स्ट्रक्चर इज द इजीएस्ट टू फॉर्म। अब सर ये तो हम भी लिख सकते थे, पर क्यों? दे नीड ओनली वन मेंबर, they need only one director, no share capital, no expert or professional to be appointed, no expert or professional to be appointed। मतलब ना सीएस रखने की जरूरत है ना कुछ, फ्री रखा है अपन ने इनको। यहां तक सब साथ में हो? तो इन लोगों ने स्ट्रक्चर को काफी इजी टू फॉर्म कर दिया। श्योर है? पक्का? बढ़े आगे। सेकंड, भाई सेकंड प्रॉब्लम कंट्रोल की थी। 100% कंट्रोल इनटू द हैंड्स ऑफ द मेंबर, 100% कंट्रोल इनटू द हैंड्स ऑफ द मेंबर। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी भाई आपकी। तीसरी दिक्कत थी आपकी कॉस्ट। टैक्स प्लस एमसीए, सब में मेजर एग्जेम्पशंस दिए आपको। टैक्स और एमसीए ने आपको मेजर एग्जेम्पशंस दिए। एमसीए पता है सबको क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दैट्स द बॉडी जो आपकी कॉर्पोरेट्स के लिए रूल्स बना के आप पे इम्पोज करती है। इन लोगों ने मेजर एग्जेम्पशंस दिए हैं स्टार्टअप्स को और इन सब कंपनीज को जो ओपीसी फॉर्म में आती हैं। नेक्स्ट, लास्ट क्या था अपने प्रॉब्लम? कंप्लायंसेस। वेरी लो ऑन कंप्लायंसेस। कैसे? नो नीड टू होल्ड एजीएम, एक ही मेंबर है, खुद को ही बुलाएगा, खुद ही मीटिंग करेगा, खुद को ही बताएगा, नहीं, इसलिए एजीएम कंपलसरी नहीं है। बाकी सारी कंपनीज को 4 बोर्ड मीटिंग करनी थी, इसको सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग्स करनी है। बहुत बढ़िया। सीएस रखना जरूरी है क्या? नो कंपल्शन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ company secretary, no compulsion for appointment of company secretary, no cash flow statement to be filed, कंप्लायंसेस में भी कम कर दिया, आपको इतना ज़्यादा एग्जाम्पशंस दे दिए। तो ये सारी चीज़ें जे ईरानी ने रेकमेंड करी ताकि जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे उसी के सारे सॉल्यूशंस आ जाएं। श्योर है? तो हाँ जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट इनको नहीं देना होता ना, इकलौता मेंबर है, आपने किसको दिखाना है कि कैश इनफ्लो आउटफ्लो है, यही मेंबर है, यही डायरेक्टर है, तो एक दूसरे को क्यों घुमा रहे हो? अल्टीमेटली रिपोर्टिंग किसको करनी थी? मेंबर्स को। मेंबर खुद तो बोर्ड में एक डायरेक्टर है ही, साथ साथ में और डायरेक्टर्स आ रहे हैं, अगर आ भी गए तो और डायरेक्टर्स आएंगे, पर इस मेंबर को तो पता ही है ना कैश फ्लो आया कितना था, गया कितना था। एंड सेकेंडली, बड़ी छोटी कंपनी है, इतना ज़्यादा कैश फ्लो आना जाना होता नहीं है। बड़ी कंपनीज में हमें समझना पड़ता है कि हर तरफ से कैश कहाँ से आया, कहाँ गया, तो उनको कैश फ्लो कंपलसरी है, ओबीसी को एग्जाम कर रखा है। ठीक, आ जाए वापस से। अब ये हो गए आपके 4 बेसिक पॉइंट्स। अब इसमें आया नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन इनकॉर्पोरेट ओपीसी, हाउ कैन दे इनकॉर्पोरेट ओपीसी इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हाउ वाले का आंसर अपन नहीं करेंगे क्योंकि आने वाले टाइम में अपन ने चैप्टर पढ़ना है अबाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस, तो वो उस चैप्टर में आएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू योर राइटिंग्स। रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स, ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट ओपीसी। पहला पॉइंट समझा क्या?
ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट ओपीसी। चलो ठीक है, नेक्स्ट। इसका मतलब हुआ कि एक कंपनी वैसे चाहे तो अपने अंडर और भी कंपनीज बना सकती है, पर वो कभी भी एक ओपीसी नहीं बना सकती। श्योर? नेक्स्ट अप, ओनली इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट, only Indian citizen and resident can incorporate OPC। क्लियर? अच्छा एक सेकंड, ये सब आपने फाउंडेशन में पढ़ा है ना? ये सब पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेजर बातें नहीं कर रहा, सिर्फ आपको एक बार रिवीजन पर्पस याद दिलवा रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, सो ओनली नेचुरल पर्सन कैन डू दिस। नेक्स्ट, ओनली इंडियन सिटीजन्स एंड रेसिडेंट कैन इनकॉर्पोरेट ओपीसी। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमारे भारत के अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सुधारने के लिए फॉर्म आया था और किसी के लिए नहीं था, इसीलिए हमने उन पर कंपल्शन नहीं किया है। बोलो अभी तक कोई डाउट नहीं? लेट्स गो अहेड। कहाँ गया? अच्छा अब एक है ना, मान लीजिए मैं एक बंदा हूँ जिसको ओपीसी बनानी, मैं भारत का सिटीजन हूँ, रेसिडेंट हूँ, क्या मैं ओपीसी बना सकता हूँ? बना सकता हूँ, एवरीवन, राइट? ठीक है। सो ओनली अ नेचुरल पर्सन, आई एम अ नेचुरल पर्सन, आई एम इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट, आई कैन इनकॉर्पोरेट ओपीसी। मैंने एक ओपीसी बनाई XYZ ओपीसी लिमिटेड। मैं एक और कंपनी बनाना चाहता हूँ YZX ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, कैन आई डू दिस? नहीं, वाई? एक मेंबर एक बार में एक ही ओपीसी बना सकता है, मैं एक बार में दो बनाने निकल रहा था, नॉट अलाउड। याद रहेगा? No one can incorporate more than one OPC at a time. Sure? Prag, doubt? No? Let's go ahead. So only a natural person, Indian citizen resident, along with this cannot incorporate more than one OPC at a time। मतलब कि एक ओपीसी उसने बनाई, वो बंद हो गई, क्या वो वापस एक नई ओपीसी बना सकता है? वो चलेगा। एक बार में दो ओपीसी बना सकता है? नहीं। गेट द पॉइंट? चले आगे, चलो नेक्स्ट। इस मेंबर के साथ कम से कम एक नॉमिनी आना चाहिए। याद है नॉमिनी? There should be one nominee। अच्छा, नॉमिनी क्यों रखा है? एग्जैक्टली, इन द इवेंट कि वो मेंबर मर गया, पागल हो गया या इनकैपेसिटेट कर गया, तो हम ऐसे केस में शिफ्ट करके क्या करना चाहते हैं? नॉमिनी बनाते हैं। श्योर है? अच्छा, हाउएवर अब एक बात बताओ, ये नॉमिनी जो था ना, ये डोनाल्ड ट्रंप है, रख सकते हैं उसको? नॉमिनी इज डोनाल्ड ट्रंप, रखो सर, ये तो सौभाग्य की बात है। नहीं, क्यों? बात समझ आई क्या? इनकॉर्पोरेट करने वाला बंदा भी एक नेचुरल इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए एंड सिटीजन, प्लस जो नॉमिनी बना है वो भी एक इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट ही बन सकता है। श्योर इनफ? प्लीज राइट इट। नॉमिनी शुड ऑल्सो be an Indian citizen and resident। आ रहा हूं, अभी तो नॉमिनी पे बात चले, डोंट वरी। श्योर है? यहां तक बोलो कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब यहां पे एक नेक्स्ट चीज अपने को समझनी है। कैन दिस नॉमिनी बी ए नॉमिनी ऑफ टू ओपीसीज? नो। तो नॉमिनी भी किसी एक ही ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो हरीश सर, विकास सर, इनकी दो ओपीसी थी, मैं नॉमिनी था, हरीश सर विकास सर दोनों गाड़ी में जा रहे थे और चले गए। अब मैं कहां जाऊं? इसकी कंपनी चलाऊं या इसकी कंपनी चलाऊं? और दो तो तुम साथ में चलाने नहीं दोगे, क्योंकि एक पर्सन एक बार में दो ओपीसी का ओनर हो नहीं सकता। इसीलिए रूल बड़ा मासूम, सीधा, सिंपल है। एक नॉमिनी एक ही कंपनी का नॉमिनी बन सकता है। सर, पहले आप विकास सर की कंपनी के नॉमिनी थे, हाउएवर हरीश सर की कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली परफॉर्म कर रही है,
और आपने कहा यार इस कंपनी में क्या रखा है, वहां शिफ्ट होना है, क्या आप शिफ्ट हो सकते हो? द आंसर इज यस। आपने पहले मेंबर को इंटीमेट करना है, मेंबर इस चीज को सुनते ही नेक्स्ट 15 डेज में एक नया मेंबर तैयार कर लेता है जो नॉमिनी बन जाएगा आपकी जगह पे। श्योर इनफ, पर प्रायर नोटिस देना कंपलसरी, ऐसा नहीं कि बाय बोल के आप उधर जाके खड़े हो गए, दिस वोंट वर्क। श्योर इनफ। अब एक बार आप यहां से फ्री हो गए, अब आप किसी भी कंपनी के नॉमिनी नहीं हो तो आप किसके बन सकते हो? हरीश सर के नॉमिनी बन सकते हो। सर उल्टा करते हैं, आप हरीश सर के नॉमिनी बने और हरीश सर की कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है, आपको पता पड़ गया कि जैसे ही हरीश सर निकले ये कंपनी आपकी हो जाएगी। तो हरीश सर ने पिछले 5-6 दिन में देखा है कि आप उनके घर के बाहर चक्कू लेके घूम रहे हो कि कभी भी उनको कट करके आप आराम से ओपीसी संभाल पाए। इस डर से कि तुम उसको मार के ओपीसी ले लोगे, हरीश सर घबराए हुए हैं। क्या वो नॉमिनी चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस। नॉमिनी जा भी सकता है, नॉमिनी को चेंज भी किया जा सकता है, सेम प्रोसीजर, डिट्टो सेम प्रोसीजर ही चलता है। सो प्लीज द नेक्स्ट पॉइंट इज nominee can be changed, nominee can be changed, उसके आगे आप डाल दीजिए ब्रैकेट, it can be removed as well as it can be, ब्रैकेट में डाल दीजिए it can be removed as well as he can suo moto leave, as well as he can suo moto leave. Sure? बोलो भाई, कोई डाउट? तब तक के लिए आप गए नहीं हो, योर चार्ज इज नॉट डिस्चार्ज टिल द टाइम द अदर पर्सन कम्स इन। सिर्फ एक ही केस हो सकता है कि नॉमिनी डाइड, सो इन सच अ केस आपको जल्दी से कुछ करना पड़ता है। अगर नॉमिनी मर गया तो फिर हम बोलते हैं एज अ बेसिक प्रैक्टिस कि आप इसको जल्दी से कुछ करो। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ, आई एम सॉरी, मैं एक मिनट आपकी बात नहीं समझ रहा। किसका सेम टाइम ऑफ बिजनेस था? नहीं कर सकते ना एक, हाँ पर वो तब तक दूसरे, अच्छा आप ये कह रहे तो नॉमिनी बिजनेस में थोड़ी पार्ट लेता है। Nominee does not take part in day-to-day business. Nominee has just been nominated that in the event this guy luckily dies, you will get the control. That's it. खत्म. Nominee doesn't take part in day-to-day. Yes, धक्को. Nominee और कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें सक्सेशन लगा लो, जो मेंबर मरा था उसके सक्सेशन के हिसाब से दे दो। नॉमिनी बना के आप चूज कर रहे हो आपका पर्सन। हाउएवर अगर आपका नॉमिनी मर जा, अगर आप मेन मेंबर हो, अपन नॉमिनी क्यों बनाते हैं? क्योंकि भाई फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए पराग यहाँ पे, पराग मेरा छोटा भाई है, हाउएवर एक नंबर का नकटा नालायक निकम्मा जो भी लगाना है लगा दो, ठीक है? नहीं 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 लगा दो, मेरे को इसको नहीं देना है, ये मेरी कंपनी का कंट्रोल, तो मैंने नॉमिनेट कर रखा है। इन द इवेंट ऑफ मुझे कुछ हुआ धक्का पक्का कुछ मिलना चाहिए, अपन दोनों साथ में निकल लिए। तो अब ऐसे केस में शेयर्स इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड एज गुड एज शेयर्स आर इनहेरिटेड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट। वापस से इनका सवाल क्या है कि सर मेंबर भी मर गया, नॉमिनी भी मर गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट। कंपनी लॉ कह रहा है कि गुड्स, सॉरी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि शेयर्स आर मूवेबल गुड्स। अगर इट्स मूवेबल गुड्स, मेरे जाने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे छोटे भाई को मिलने वाली है, तो इवन गुड्स भी तो उसी को मिलेंगे, मतलब कि शेयर्स भी तो उसी को मिलेंगे, तो कंट्रोल उसका हो जाएगा उसके अंदर। इसीलिए आपसे नॉमिनी क्लॉज रखवाया जाता है ताकि आप अपने डिस्क्रिप्शन पे दे पाओ, सक्सेशन एक्ट के हिसाब से ना चलना पड़े। पर अब तुमको इतना ही घूमने का शौक था तो दो उसको, ठीक है? यस, एनी डाउट? बोलो, नहीं गया? लेट्स स्टार्ट। देख लो भाई, यहां तक सारे पॉइंट्स अभी बाकी हैं, यहां तक बोलो अगर कोई तकलीफ हो तो। नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सपोज एक ओपीसी है, आपने अभी अभी बोला दैट ओपीसी में बहुत इजीली उसे बनाया जा सकता है, इट्स इजी टू फॉर्म। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं ओपीसी बनाऊंगा और उसे कन्वर्ट करके प्राइवेट या पब्लिक में ले जाऊंगा। नहीं कर सकता? कर सकता हूं। लगेज कर सकते हो, मतलब मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है? अब देखिए ओपीसी, आपका आंसर सही है, सिर्फ खाली एंड में हल्की बात थी, सही था उसका आंसर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुनिएगा, ओपीसी वंस क्रिएटेड, आप उससे ओपीसी कैन नॉट बी वॉलंटरीली कन्वर्टेड,
कैन नॉट बी वॉलंटरीली कन्वर्टेड इनटू एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी. OPC cannot be voluntarily converted into any other type of company in the first 2 years, in the first 2 years of its incorporation. In the first 2 years of its incorporation. OPC cannot be voluntarily converted into any other type of company in the first 2 years of its incorporation. यहां तक बोलो कोई दिक्कत नहीं है? बढ़ो आगे. ठीक है, अब इसी में अपने को एक नेक्स्ट और चीज ऐड करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. However, OPC can be compulsorily converted. वॉलंटरी मतलब आपकी मर्जी, आप मन मर्जी ओपीसी बनवा के कन्वर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हमें लग रहा है कि आप खुद को एक बस तरीके से कन्वर्ट करके प्राइवेट में ले जाओगे ताकि तुमको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े. इसकी जगह हम लोगों ने क्या बोला, ओपीसी है. क्यों बनी होगी? क्योंकि आपका एक स्मॉल बिजनेस था और आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में आना चाहते थे. भाई आते ही आप बहुत तेज ग्रो कर रहे हो, तो ग्रोथ का डेफिनेशन इन लोगों ने क्या दिया कि अगर आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपकी पेड अप शेयर कैपिटल कितने से? 50 लाख और आपका टर्नओवर कितने से? 2 करोड़ से क्रॉस कर जाता है, तो आपको खुद को मैंडेटरीली कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये आपके ऊपर मैंडेटरी कन्वर्जन है, आपको खुद को मैंडेटरीली कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है एकदम. अच्छा, नाउ लेट्स सपोज, अच्छा मतलब ये पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर में और है कि मतलब दोनों ही होना चाहिए? और ठीक है, बहुत बढ़िया. तो या तो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख पार कर जाए, या आपका टर्नओवर 2 करोड़ पार कर जाए. तो आप यहां पे क्या बन जाएंगे? मैंडेटरीली आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. किसमें? प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में. अभी तक खत्म नहीं हुआ है, पहले खत्म करूंगा फिर क्वेश्चन पूछना. या तो पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख या टर्नओवर 2 करोड़ के पार निकल जाए. तो ये, तो अब मेरा एक सवाल है आप सबसे, मैं तो अभी भी कंट्रोल में हूं. अगर मेरे को चाहिए कि मेरे को मैंडेटरीली कन्वर्ट करना ही है तो कैपिटल बढ़ा दूंगा. अपना ही तो पैसा है, बढ़ा दो कैपिटल. किसको दिखानी है? बढ़ा दो कैपिटल, क्या दिक्कत है उसमें? तुम और कह रहे हो ना, तो लेट्स डू दिस. मैं बनाया ओपीसी, 6 महीने बाद मेरी पेड अप कैपिटल बढ़ा दी, इकलौता मेंबर हूं, खरीदने तो मेरे को ही ना शेयर, खरीद ले 50 लाख से ऊपर के. अब क्या करोगे? मेरी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा है, करो मैंडेटरीली कन्वर्ट, बनाओ मेरे को प्राइवेट, बनाओ पब्लिक. अब तो तुम ही कह रहे हो करूंगा, ठीक है. आपने और लगाया ना बीच में, अब एंड पे आ गया एक जना, अभी तो और पे ही है. अब देखो, जब ये प्रोविजन आया था ना, तब यहाँ पे और लगता था और लोगों ने यही किया, पेड अप कैपिटल बढ़ा दी. इसीलिए इस और वर्ड को हटा दिया गया और यहां पे लगाया गया एंड. मतलब कि इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करना जरूरी है. आपकी पेड अप कैपिटल भी 50 लाख पार करनी चाहिए और आपका टर्नओवर भी 2 करोड़ पार करना चाहिए. इन सच अ केस आपको मैंडेटरीली कन्वर्ट होना पड़ेगा. किसके अंदर? एक ओपीसी से प्राइवेट कंपनी के अंदर. श्योर इनफ? सर अभी भी हमारे हाथ में टर्नओवर बढ़ा के दिखा देंगे, तो भरो टैक्स, बढ़ाओ टर्नओवर, हमें कोई दिक्कत नहीं. अगर आप 30% टैक्स देने के लिए तैयार हो, जस्ट बिकॉज आपको कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं करनी थी, थैंक यू. इकोनॉमी इज वेरी हैप्पी, डू इट. डू यू गेट द पॉइंट? व्हाई एंड हैज कम इन प्लेस ऑफ और?
2017 का अमेंडमेंट है, ठीक है। चलिए बोलो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो नाउ यू नो कि ओपीसी क्रिएट करने के लिए हमें किन किन लोगों की जरूरत है। हमें ये पता है कि उसके अंदर बेनिफिट्स क्या होते हैं, हमें ये पता है कि भाई नॉमिनीज की क्या जरूरत है, नॉमिनी चेंज किया जा सकता है कि नहीं, एंड अबाउट कन्वर्जन। श्योर है। अब दोस्त यहीं से एक झटके में एक पॉइंट और खत्म कर लेते हैं। बेटा यही स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन भी होती है, यही स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन भी होती है। एनी कंपनी which has paid up share capital of less than 50 lakh, of less than 50 lakh and turnover less than 2 CR can acquire the status and benefits of a small company, can acquire the status and benefits of a small company. बोलो श्योर है क्या? डिटो सेम। तो नाउ वी नो ओपीसी क्या होती है एंड वी ऑल्सो नो कि स्मॉल कंपनी क्या होती है। आपके नोट्स में मैंने स्मॉल कंपनी ओपीसी सब कुछ वापस से इन डिटेल डाला है इसी चैप्टर के अंदर, तो अपन ने आगे इनके ऊपर फिर से बहुत डिस्कशन करना है। अभी सिर्फ आपको एक बार आपकी ताकतें याद दिलाई जा रही थी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? प्लीज वापस देखें। सो एक सेकेंड, इनकॉर्पोरेशन वाला जोन पूरा क्लियर है? लाइबिलिटीज, कंट्रोल, ओपीसी क्लियर, स्मॉल कंपनी क्लियर, लेट्स गो टू डॉर्मेंट। ओके, एक बस लास्ट डॉर्मेंट बता देता हूं। निधि कंपनीज में थोड़ा सा टाइम, थक गए हो क्या बहुत? 2-3 की आवाज आई है, चलो ठीक है, थैंक्स फॉर दैट यूनानिमस टोन। ठीक है, कल बढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर बैठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल से फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।